नमस्कार। आज हमारा टॉपिक राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति की कार्य एवं शक्ति। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन के नवीन संविधान की व्यवस्थापिका का नाम है और इसके द्वारा निर्मित समिति जो कि स्थायी समिति है उसकी कार्य शक्तियों का हम उल्लेख कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में साम्यवादी दल का सदैव वर्चस्व रहता है और उसी के बहुमत के आधार पर सत्ता के संचालन में, सत्ता के क्रियान्वयन में एवं महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी सहभागिता रहती है। लेकिन यदि कांग्रेस का अधिवेशन न हो रहा हो या उसकी बैठक नहीं हो रही है तो ऐसे में स्थायी समिति को यह अधिकार दिया गया है कि वह जनवादी कांग्रेस के कार्य एवं शक्तियों को निर्णायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए संपन्न करें। तो अनुच्छेद 65 में स्थायी समिति का एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व अन्य सदस्य होंगे जो एक स्थायी समिति के रूप में कार्य करेंगे और इनका चुनाव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। जब तक नई स्थायी समिति का गठन नहीं हो जाता तब तक ये अपना कार्य करते रहते हैं और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का गठन भी स्थायी समिति के माध्यम से ही करवाया जाता है। नवीन संविधान के अनुच्छेद 67 में इसकी कार्य शक्तियों का उल्लेख किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान की व्याख्या करना और उसकी क्रियान्वयन सही ढंग से हो रही है या नहीं इसका निरीक्षण करने का दायित्व स्थायी समिति, संविधियों यानी संसद द्वारा बनाई गई विधियों की व्याख्या करना और उसे लागू करवाने का दायित्व भी लगभग स्थायी समिति का रहता है। और जिस समय राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कार्य नहीं कर रही तो कानून का निर्माण करना एवं कानून में आंशिक संशोधन करने का अधिकार भी स्थायी समिति के पास है। यहाँ तक कि सामाजिक और अन्य कार्यों को देखने का, योजनाओं को क्रियान्वित करने का, बजट को स्वीकृति देने का कार्य भी स्थायी समिति को सौंपा गया है। यह राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग, सर्वोच्च जन न्यायालय, सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटर के कार्यों का निरीक्षण एवं जांच करती है। साथ ही साथ राज्य परिषद यानी कार्यपालिका द्वारा निर्मित प्रशासनिक नियमों, आदेशों, निर्णयों को रद्द कर सकती है यदि उनके द्वारा संविधान की उल्लंघना की गई है या वो कानून संविधान के प्रतिकूल है। जब राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन न हो रहा हो तो मंत्रियों के चयन, ऑडिटर जनरल, राज्य परिषद के महासचिव के चयन के बारे में ये निर्णय करती है। इसके साथ ही जिस समय राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो रहा तो केंद्रीय सैनिक आयोग और उनके सदस्यों के चयन के बारे में भी ये निर्णय करती है। आप ये देखिए, केंद्रीय सैनिक आयोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट समिति है जिसके अंडर में, जिसके अधीन सेना का पूरा संचालन रहता है। उसके बारे में चयन करने के बारे में भी स्थायी समिति निर्णय लेती है। ये सर्वोच्च जन न्यायालय के सभापति के परामर्श से सर्वोच्च जन न्यायालय के सभापति तथा अन्य न्यायाधीशों, न्यायिक समिति के सदस्यों, सैनिक न्यायालयों के सभापति इत्यादि की नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है। यह उप प्रोक्यूरेटर जनरल तथा प्रोक्यूरेटर समिति के अन्य सदस्यों को भी नियुक्त करती है। न्यायिक व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनकी नियुक्ति भी इसके द्वारा की जाती है। विदेशों में नियुक्त किए जाने वाले प्रतिनिधियों की नियुक्ति, पदच्युति करने का अधिकार भी स्थायी समिति के पास है। विदेशों से किए गए समझौतों, संधियों की पुष्टिकरण इस समिति के माध्यम से किया जाता है। सैनिक कूटनीतिक उपाधियां वितरित करने का अधिकार स्थायी समिति के पास है।
विशेष क्षमादान देने का इसको अधिकार है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास ये राइट होता है, वैसे विशेष क्षमादान देने का अधिकार इसको दिया गया। देश पर आक्रमण होने पर युद्ध के प्रतिरोध यानी बदला लेने हेतु निर्णय लेने का इसको पूर्ण अधिकार है। अब आप देखिए, युद्ध व शांति से संबंधित जो निर्णायक भूमिका है वो स्थायी समिति के द्वारा अदा की जा सकती है, इसके पास राइट है। इसमें आम लामबंदी व आंशिक लामबंदी करने या घोषित करने की शक्ति भी प्राप्त है। 20 मार्च 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार संपूर्ण देश में या किन्हीं प्रांतों में या स्वायत्त शासी प्रदेशों में या केंद्रीय सरकार के अधीन आने वाले प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, नगरपालिका क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति की घोषणा करने का इसको अधिकार है। यानी आप देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चीन के संपूर्ण देश में या किसी क्षेत्र में या कुछ इलाकों में या केंद्रीय सरकार के अधीन आने वाले क्षेत्र या नगरपालिका के अधीन आने वाले क्षेत्र, यानी टॉप टू बॉटम, यदि ऐसा कुछ लगता है कि आपातकालीन स्थिति है, संकटकालीन स्थिति है, तो इसे आपातकाल की स्थिति घोषणा करने का अधिकार है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा सौंपे गए समस्त कार्यों की पूर्ति भी स्थायी समिति के द्वारा की जाती है। इस तरह से जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं देखा जहां स्थायी समिति ने अपना रोल अदा न किया हो। तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि स्थायी समिति इतनी इम्पोर्टेंट क्यों मानी गई। यहाँ यही स्थिति समझ में आ रही है क्योंकि व्यवस्थापिका यानी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का एक सदस्य होना और उसकी सदस्य संख्या ज़्यादा होना, उसके अधिवेशन अल्पकालीन होने के कारण वह अधिकांश कार्यों को संपन्न नहीं कर पाती। इसके साथ साथ साम्यवादी दल का वर्चस्व होने के कारण यहाँ साम्यवादी दल एक दलीय व्यवस्था का वर्चस्व है, अन्य दल विद्यमान है, लेकिन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में भी इसकी प्रधानता है, स्थायी समिति में भी इसका प्रभुत्व है, केंद्रीय समिति में भी इसका प्रभुत्व है, पोलिट ब्यूरो में भी इसके सदस्य काम कर रहे हैं, केंद्रीय सैनिक आयोग में भी इसके सदस्य विद्यमान हैं और महासचिव का पद भी साम्यवादी दल के ही नेतृत्व के पास होता है। तो इन सब बातों को जब हम पढ़ते हैं तो यही निष्कर्ष निकला कि चीन की समस्त शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल के नेतृत्व पर तो संदेह किया नहीं जा सकता। वास्तव में स्थायी समिति समस्त शासन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और चीन में स्थायी समिति में साम्यवादी दल के अनेक सदस्य विद्यमान उपस्थित रहते हैं। यह बात स्थायी समिति को और भी अधिक उच्चता प्रदान कर देती है। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि चीन में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ केंद्रवाद भी पाया जाता है। चाहे अपन पुराने संविधानों का अध्ययन करें, 1975 का, 78 का, और नवीन संविधान जिसको 1982 का संविधान कहा गया है उसका अध्ययन करें, तो उसकी प्रस्तावना में साम्यवादी दल के प्रभुत्व और वर्चस्व को स्वीकार किया गया है। और यदि मार्क्सवादी दृष्टिकोण का भी अध्ययन करें तो पूंजीवाद वर्सेज सर्वहारा वर्ग मजदूर किसान वर्ग का माना गया है, जिसकी संख्या ज़्यादा है। यानी ये लोकतंत्र व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं और इस व्यवस्था के माध्यम से सभी को समानाधिकार, सभी को मताधिकार, स्वयं निर्वाचित होने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अन्य अधिकारों से ओतप्रोत किया गया है। तो यहाँ हमने आज आपको अध्ययन करवाया चीन की साम्यवादी व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा निर्मित
स्थायी समिति किस तरह से एक सर्वोच्च समिति के रूप में यहाँ कार्य करती है। कहीं निरीक्षण कर रही है तो कहीं क्रियान्वयन कर रही है, कहीं नियुक्ति का कार्य कर रही है, पदच्युति का कार्य कर रही है, कहीं स्वीकृति प्रदान कार्य हो रहे हैं तो कहीं पुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। राज्य परिषद का नाम भी आ गया, केंद्रीय सैनिक आयोग का भी आ गया, सर्वोच्च जन न्यायालय की बात भी आ गई, कानून निर्माण की बात भी आई, कानून में संशोधन का प्रस्ताव भी आया, युद्ध शांति बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह की स्थिति भी आई, आपातकालीन स्थिति, यानी ये सारा मैटर हमने आप में इनकी कार्यम शक्तियों में लिखवाया और बता रहे हैं। इस तरह से राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा निर्मित स्थायी समिति एक महत्वपूर्ण समिति के रूप में यहाँ कार्यों को संपन्न करती है। नमस्कार।